दर्शकों नमस्कार। आज चर्चा का विषय यह है कि बंटवारा को आए हुए काफी दिन बीत चुके हैं। वीकेंड तो निकल गया है पूरा, आज पहला वर्किंग डे भी निकल गया और अब जो कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसा लग रहा था कि होंगे, क्योंकि सनी पाजी हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो, डायलॉग्स हो ऊंची आवाज में बोले गए, दमखम दिख रहा हो, उसके बावजूद जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट वैसा नहीं आया। कह सकते हैं कि गदर नहीं मचा है बॉक्स ऑफिस पर। क्यों गदर नहीं मचा, क्यों बंटवारा 1947 पीछे रह गई, क्यों खबरें आ रही हैं कि अब और कम होता चला जाएगा कलेक्शन, तो क्या फ्लॉप फिल्म बनकर रह जाएगी बंटवारा 1947? क्या अपनी लागत को वसूल नहीं कर पाएगी? ये तमाम बातें हैं जो हमारे भी जहन में आ रही हैं और आई एम श्योर आपके जहन में भी आ रही होंगी। तो इसीलिए आज बातचीत करेंगे रवि जी से, मैं भी अपनी बात रखूंगा और हम इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएंगे। हम इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएं उससे पहले बताना चाहता हूं कि रवि जी ने मुझे 2 दिन पहले किताब सजेस्ट की थी। वो कौन सी किताब है जो मुझे अभी मिल गई है और इसको मैं खोलूंगा आपके सामने लाइव में और फिर हम इसके कुछ पन्ने भी पलटेंगे आपके सामने। तो ये बंटवारा वाला जो डिस्कशन है ओवर हो जाए, उसके बाद आप थोड़ी देर रुकिएगा और हो सकता है आज रवि जी भी हमें कुछ अपनी एक ऐसी किताब हमको पढ़कर बताएं जो उन्होंने हाल ही में पढ़ी है, क्योंकि हम ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं दिन भर में तो हम आपके सामने भी पढ़ें। और इस बार तो मेरे पास एक किताब भी है, अब देखेंगे इसमें से क्या निकलता है। फिलहाल तो रैपर बंद है, जब निकलेगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। वापस आते हैं बंटवारा पर। तो बंटवारा क्यों गदर नहीं मचा पाई है और क्यों सब बड़े निराश हो रहे हैं, खासकर सनी देओल के जो फैंस हैं, कि यार वो मजा नहीं आया बॉक्स ऑफिस रिजल्ट में जो लग रहा था। क्या लगता है रवि जी आपको, क्या क्या मुख्य कारण रहे हैं? पिक्चर आपने भी देखी, मैंने भी देखी। जी। सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले तो उज्जवल जी आपका भी स्वागत इस बातचीत में। और मैं कल से देख रहा हूं, बल्कि परसों से हाँ, फिल्म रिलीज होने के बाद जब मैंने रिव्यू किया, एक दिन बाद रिव्यू किया था और आज भी मैं बात कर रहा था इस फिल्म के बारे में। बहुत सारे दर्शक जो आते हैं वीडियो के नीचे, लाइव के नीचे लिखते हैं कि उन्होंने फिल्म देखी है और फिल्म हाँ, उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिल्म हाँ, नहीं चलने से उनकी निराशा जो है बहुत साफ वहां देखी जा सकती है, पढ़ी समझी जा सकती है। तो ये बात तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर सनी देओल की फिल्म नहीं चलती है तो कम से कम उनके फैंस को जो है एक बड़ा गहरा झटका लगा है, एक नाउमीदी हुई है। क्योंकि हाँ, इसकी वजह यह है कि सनी देओल को वो एक एक्टर के रूप में मानते हैं कि एक वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। सब कई लोगों ने लिखा कि यार एक्टिंग तो उनकी बहुत कमाल की है, उनकी लाइफ का बेस्ट रोल उन्होंने निभाया हाँ, है, ये सारी चीजें, फिल्म भी बहुत अच्छी है। बस फिर वो लेकिन लेकिन पे आके मामला जो है रुक जाता है बहुत सारे लोगों का। हाँ, हाँ, अब हो ये रहा है कि वो लेकिन वाला मामला जो है वो ये है कि यार ये गदर के लेवल तक ये फिल्म नहीं पहुंची। दरअसल लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये फिल्म जो है गदर जैसी ही कोई हाइट छुएगी। भले ही बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे थे कि भाई ये फिल्म नहीं चलेगी, इसमें सनी देओल मुसलमान बन गए हैं। और ये हाँ, बात सचमुच अब सही लग भी रही है बॉक्स ऑफिस का नतीजा देखकर कि कई लोग जो है सिर्फ इसी बात से नहीं गए कि भाई सनी देओल जो है उनको वो इस रोल में नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि सनी देओल इस तरह का रोल निभाएंगे। दूसरी चीज जो हम जिसकी बात करते हैं, जो एक राजनीतिक माहौल है या जो समाज में एक माहौल दिख रहा है इस समय कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुए, अभी कितना साल, हाँ, 1.5 साल ही तो हुआ है वो मुश्किल। वो जो ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद जो पहलगाम हुआ था, कई सारी हाँ, घटनाएं पाकिस्तान के साथ तो एक लंबा सिलसिला है। तो सब हाँ, लोग ये मानते हैं कि भाई चलो ये कभी तो सुधरेंगे, कभी तो इनके तरफ से जो आतंकवादियों की घुसपैठ होती है और यहाँ आके जो ये आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन हाँ, वो चीजें जो है ना थमने का नाम नहीं लेती हैं। और इस बार हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हाँ, नाराजगी भी लोगों की भी दिखी और वो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कोई हाँ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक हाँ, उसके बाद उन्होंने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। तो जनता का मूड, लोगों का मूड भी जो है कुछ उसी तरह का है। तो वो ऐसी कोई चीज देखने को हाल फिलहाल वो राजी नहीं है जिसमें हाँ, आप एक तो पाकिस्तान को थोड़ा सा गुड उसमें दिखाएं कि थोड़ी उसकी एक अच्छी छवि होती हो, या कम से कम वो भारत विरोधी जो उसका पूरा जो एक पूरा बना हुआ है इस वक्त, जो पूरा
देश के बीच में, और उसकी गतिविधियां भी उस तरह की नजर आती हैं। तो ये सारी नाराजगी जो है दर्शकों की है। कुछ चीजें इस फिल्म में है, जैसे भाई सनी देओल फिल्म शुरू होती तो एक देश प्रेमी मुस्लिम व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। उनको दिखाया कि देश की आजादी का दिन, मतलब एक दिन पहले का 14 अगस्त 1947 दिखाया गया। वो बढ़िया कार में सूटेड बूटेड दिख रहे हैं, नेहरू जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, और सबसे मिल रहे हैं, घर भी गए हैं, और खुशियां हो रही है, बधाइयां दे रहे हैं। तो उनका दिख रहा है कि हाँ वो बहुत खुश हैं, और उनका सारा कामकाज जो है वो दिख रहा है कि, और देश प्रेम दिख रहा है, सारी बातें दिख रही। लेकिन उसके बाद 10 मिनट में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम उस फिल्म में बदलता है, हाँ और दिखाया जाता है कि नहीं, सनी देओल ने जाने का फैसला कर लिया है। उनके भाई आते हैं और जो भी कहते हैं कि उनके मोहल्ले में दंगे हो रहे हैं, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, आगजनी हो रही। फिर एक सीन वो दिखाया, फिर सनी का भी जो घर दिखाया है इसमें, सिकंदर मिर्जा का, उस पर भी अटैक होता है, जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा 10 मिनट के अंदर ये जो खेल दिखाया ना, उसमें वो कश्मकश नजर नहीं आती जिसकी मुझे लगता है दर्शकों को उम्मीद थी। एक होता है ना, इस देश से अगर प्यार है तो जाने का फैसला आनंद फानंद में कैसे हो सकता है। वो जो चीज होना चाहिए थी, कि वो कश्मकश जो दिखना चाहिए थी, वो नहीं दिखी। फिर आराम से जाके फटाफट ट्रेन में चढ़ जाना, एक्शन सीन वहां से थोड़े से, ये उसमें कहीं भी वो नजर नहीं आता है कि अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर सिकंदर मिर्जा जो है पाकिस्तान जा रहा है, तो उसके दिल में उस जगह को छोड़ देने की कोई तकलीफ है। वो है, डायलॉग्स में है, कभी कभी बातों में उभर कर आती है, लेकिन एक वो जो दिखाई देना चाहिए कश्मकश पर्दे पर, वो नहीं दिखती। तो थोड़ा सा यहाँ भी लोगों को मुझे लगता है खटकता है, अरे ये तो बात कर रहे थे और अभी चले भी गए हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो अच्छा, फिर एक और चीज है, इस फिल्म में बहुत सारा हिस्सा जो, क्योंकि कहानी तो लाहौर पाकिस्तान चली गई, तो वो जो देश का बंटवारा है उसमें, हालांकि वैसे तो पूरी तरह से लाहौर में कहानी चली गई, लेकिन कहीं कहीं इस एक मुस्लिम नजरिए से भी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई, कि भाई हिंदुओं ने भी मारा, वहां से भी ट्रेनें इस तरह से आई है, लोग जलाए जा रहे हैं, वहां भी मारे जा रहे हैं। सनी हाँ देओल के जो हाँ बेटे करण देओल जो रियल है, तो वो फिल्म में भी उनके बेटे बने हैं। तो वो भी जब आते हैं इधर, लौट के आते हैं पिता के पास, माँ के पास, तो वो भी वही कहानी सुनाते हैं कि कैसे मार दिया गया, मतलब चाचा को, चाची को, या जो कजन थे। ये कुछ चीजें जो थोड़ा सा खटकती हैं जब आप हॉल में बैठते हैं, लोग इस तरह से देखने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कुछ मुझे लगता है ये दरअसल बहुत ठोस पॉइंट है, जिसकी वजह से ठीक है, कहानी फिर इसके बाद में जब इंसानी पहलुओं की बात करने लगती है, धर्म के ऊपर, जो उसमें दोनों तरह के लोगों के, दोनों तरफ के लोगों की बात कर रही है, इंसानियत को सबसे ऊपर रख रहे हैं, वहां तो ठीक है, चलिए धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर लेते। पर शुरू के जो कुछ हिस्से हैं ना, वो लोगों को थोड़ा मुझे लगता है कि उसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। और वो होता है ना कि फिल्म, भाई गदर में क्या था, गदर में तो बात एकदम सीधे हिंदुस्तान की थी, और वो एकदम दिल में बैठ जाती थी। यहाँ वो पाकिस्तान वाला एंगल किसी भी एंगल से दिल में नहीं बैठता है, और अगर कहानी कहीं आगे चलकर पसंद भी आती, तो वो फिर इंसानियत की और मानवता की जो बातें, जो सभी के अंदर हैं कम ज्यादा करके, वो ऊपर के तौर पर रह जाती, वो दिल में अंदर तक नहीं उतरती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात जो है इस फिल्म की, ना तो इस वजह से बड़ी ओपनिंग लग पाई, और अगर इसकी तारीफ भी हुई, लोगों ने कहा नहीं अच्छी बात है, अच्छा मैसेज है, पर वो मैसेज होने से बात नहीं बन रही। वो जो सिनेमा को जो बहुत ठोस ढंग से कहना चाहिए लोगों के दिल में उतरने के लिए, वो कह नहीं पा रही है ये। माँ का कोई मजहब नहीं होता, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी धर्म का नाम नहीं लेता, वो माँ का नाम लेता है। तमाम ऐसे डायलॉग थे जो मुझे लगा कि अगर दिल से सोचने वाले लोग हैं तो उन्हें मतलब असर करेंगे। ऐसे कई डायलॉग मुझे इस फिल्म में लगे जो जहां पे आंखें भर आती हैं, जो बहुत भावुक कर देते हैं। लेकिन मुझे हाँ लगता है हाँ। कि लोग घृणा को कुछ इतना ज्यादा तरजीह देने लगे हैं कि अब उन्हें मोहब्बत, प्यार, भाईचारे की भाषा या बात उतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे हमने पिछले कुछ सालों में ये बिगड़ता हुआ देखा है कि देशभक्त होने का मतलब है कि आप पड़ोसी मुल्क को 4 गालियां दें, भले आप अपने देश के लिए कुछ करें या ना करें। लोगों के मन में मुझे लगता है कि उस तरह के भाव बहुत ज़्यादा हैं। और आपने सही कहा कि धर्म को लेकर जो एक उम्मीद थी, सनी देओल ने जिस तरह से गदर में रोल निभाया था, वो हिंदू किरदार था उनका, और यहाँ पे मुस्लिम किरदार है, तो उस बात को लेकर भी है। लेकिन फिर हम आ जाते हैं कि क्या लोग
किसी भी एक्टर को एक ही खास तरह के रोल में ही देखना चाहते हैं, उसी तरह का, फिर उसमें एक्टिंग क्या रह जाएगी? अगर एक अभिनेता, एक स्टार एक ही तरह के रोल करता रहे, तो कई बार सवाल उठता है कि हम, अब जैसे अरुण गोविल जब भगवान श्री राम बने थे, टाइपकास्ट हो गए थे। नीतीश भारद्वाज भगवान श्री कृष्ण बने, टाइपकास्ट हो गए। और हमारे यहाँ तमाम ऐसे उदाहरण हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि एक ही तरह के रोल करते रहे। सनी देओल हो, इमरान हाशमी हो, जब तक उन्होंने एक तरह के रोल किए, पब्लिक ने पसंद किया। फिर जैसे ही उन्होंने वैरायटी लाई तो उन्होंने कहा नहीं यार ये सही नहीं है। तो हम एक्टर भी चाहते हैं और एक ही तरह का रोल भी चाहते हैं। तो हम चाहते क्या है? आखिरकार तो हम यही चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं सामने वाला वैसा काम करे, हमारी सुने, हमारी मर्जी का, मन का हाँ कुछ ना करे। तो ये तो हाँ खैर बात सही है। देखिए, और सनी देओल के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तमाम एक्टर्स के साथ में। इमरान हाँ हाशमी को ही देख लीजिए, उनका कैरियर वहां से डाउनफॉल होना शुरू हुआ जहां उन्होंने सीरियल किसर वाली इमेज जो थी उसको छोड़ दिया। और हाँ इस हाँ फिल्म में भी भले ही फिल्म चल गई है, लेकिन लोग मजाक तो उड़ा ही रहे हैं। कल मैंने उस पर बात भी की थी, एक लाइव किया था, तो कि भाई हाँ अरे लोग कह रहे हैं कि इनके बगैर तो, किसिंग सीन के बगैर तो फिल्म पूरी ही नहीं होती है, मजा नहीं आया, उसको हमने मिस किया। कोई लिख रहा है कि अरे वो आलिया, जो मतलब फिल्म में जो पहली फिल्म में जो उनकी हीरोइन थी उसका नाम आलिया था, जिसको इस फिल्म श्रेया शरण, तो किसी ने लिखा अरे आलिया नहीं देख रही है, इसको आप किस कर लो, जो हीरोइन सामने दिशा पटनी दिख रही। मतलब बहुत तरह से लिख रहे हैं, वो इमेज में ही देखना चाहते हैं। अ, पुराने जमाने के भी आप एक्टर्स को ले लीजिए, हमारे यहाँ ये है कि स्टार अलग है और एक्टर अलग है। एक्टर फिर मतलब है जैसे नसीर साहब हो गए, ओमपुरी है, इरफान है, नवाज है, इनसे उम्मीद की जाती है आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर निभाओ, आप अलग अलग तरीके से दिखो, वो सब। लेकिन जो स्टार है उससे उसे रहता है कि हम आपको जैसे देखना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि सलमान खान हर फिल्म में शर्ट उतारे, तो क्लाइमेक्स में तो सलमान खान को उतारना चाहिए। हम चाहते हैं कि शाहरुख खान हर फिल्म में रोमांस करते हुए दिखें और उसके बाद दोनों बाहें फैला दें किसी सीन में और किसी भी बहाने से, मतलब वो चाहिए है। तो शायद सनी देओल के ऊपर वो जो एक इमेज जो जो लग गई है तारा सिंह वाली, वहीं से है। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने देश प्रेम की फिल्में की थी, लेकिन गदर और बॉर्डर जैसी फिल्मों ने इस इमेज को बहुत स्ट्रांग बनाया, उनकी आर्मी मैन वाली या देशभक्त वाली। लोग उससे बाहर उनको देखना नहीं चाहते। इस फिल्म से ये बहुत साफ हो चुका है। ये बिल्कुल क्लियर है कि भविष्य में वो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, वो एक्शन इमेज रहे उनकी, वो 2.5 किलो का हाथ जो है उसके साथ आए, और एक बार जरूर फिल्म में वो 2.5 किलो का हाथ या हैंडपंप उखाड़ने जैसा कोई सीन करे, तो लोग जो है उनको जरूर तालियां बजाएंगे और उनकी फिल्म देखने के लिए जाएंगे। तो ये तो जनता का मैसेज तो बहुत साफ है कि हम आपको क्या नहीं हम देखना चाहते हैं। कम से कम एंटी रोल, मतलब एंटी साइड में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते हैं। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मोहल्ले में पहले एक मदारी आता था तमाशा दिखाने, उसके पास 4 पांव वाला जानवर होता था, और फिर वो कहता था कि भाई तमाशा तब तक पूरा नहीं होगा जब ये 4 पांव वाला जानवर 2 पे नहीं खड़ा हो जाता। ये फिक्स डिमांड रहती थी लोगों की। तो अब हम जा रहे हैं सिनेमा देखने और हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मदारी के तमाशे वाली। तो क्या जनता तैयार नहीं है फिल्म देखने के लिए? क्योंकि फिल्म का मतलब तो होता है एक आदमी आएगा, रोल करेगा और आगे बढ़ेगा। रोल वो कोई भी हो सकता है, वो उस रोल में कैसा है, उस रोल को कैसा निभाता है। हमारी तो उम्मीदें कुछ भी हो सकती हैं, किसी से भी उम्मीद तो हमारी, हम तो कुछ भी लगा के बैठ सकते हैं। देखिए, आगे तो वही फिर कोई इसीलिए साहस मैं करेगा ही नहीं। यानी हम तो एक ही सुर का गाना सुनना चाहते हैं, वही वाला गाना लगाओ, तो फिर तो वैरायटी कहाँ आएगी? इसीलिए मैं बार बार, मतलब कई बार पहले भी ये बात कही, अभी भी फिर से कह देता हूँ। हाँ हमें स्कूलों के या हायर स्टडीज, मतलब स्कूलों में जूनियर नहीं तो कम से कम सेकेंडरी और सीनियर लेवल पे सिनेमा को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना होगा, या सिनेमा कैसे देखना चाहिए, सिनेमा की हाँ क्या भूमिका होती है आपको जागरूक बनाने में। इस पर हमको अगर पूरा कोर्स नहीं भी तो उसको लेकर क्लासेस में, मतलब 10th 11th 12th ऐसी क्लासेस में जहां थोड़ी समझ आ जाती है, हमको बताना पड़ेगा कि सिनेमा को आप कैसे देखें, सिनेमा को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी चीज है भाई। आप सोचिए हमारे यहाँ पर उसको लेके कोई चैप्टर ही नहीं होता, ना हिंदी की किताब में मिलेगा, ना अंग्रेजी की किताब में मिलेगा, सोशल स्टडी का वो कहीं हिस्सा नहीं होता है। जहां इतिहास पढ़ाया जाता है देश का, स्वतंत्रता संग्राम, वहां एक पैराग्राफ भी नहीं मिलता है।
हाँ तो हाँ आपको बताना पड़ेगा भाई, जबकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज है, रोजमर्रा की जिंदगी, बचपन से सिनेमा हमारे साथ में है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखने का भी एक तरीका है। तो वो जब तक नहीं बताएंगे ना, तो इस तरह की चीजें तो चलती रहेगी, और ये सिनेमा के लिए भी नुकसानदायक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बॉलीवुड अगर आज जिस हाल में है, तो उसके लिए आप सिर्फ उसी को दोष नहीं दे सकते हैं। दोषी वो दर्शक भी जो हैं, जो उसकी खराब फिल्मों को देखने के लिए गए और उसको 100 और 150 करोड़ रुपए का उन्होंने बना दिया। तो हाँ। मिलता है ना उनको भी, क्या यार यही तो देखना चाहते हैं भाई। सिनेमा वालों का तर्क तो वही है ना, हम तो वही बनाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, और कई बार वो सच हो जाते हैं कि भाई पब्लिक जो है वो आवारापन देखना चाहती है, आवारापन 2 देखना चाहती है, तो हम वही बनाते हैं। पब्लिक सैयारा देखना चाहती है, हम वही बनाते हैं। हम हक नहीं बना सकते क्योंकि पब्लिक को वो फिल्म समझ में नहीं आएगी, वो नहीं देखेगी। या फिर हम धड़क या धड़क 2 जैसी फिल्म हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिल्म बनाएंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। या हम कोई सेंस लव स्टोरी बनाएंगे तो बहुत ही, हीरोइन को हीरो छेड़ रहा है, अंधेरे कमरे में उसके साथ घुस गया है, किस कर रहा है, यही दिखाएंगे। लेकिन हम सेंसिटिव लव स्टोरी नहीं दिखाएंगे। तो तो ये सिखाए जाने की जरूरत है। हाँ, ये देख कहने का समझना मतलब पड़ेगा इसको। कहने का मतलब ये है कि एक तो होता है कि हम सिनेमा प्रेमी हैं। तो जैसे हाँ, मैं खाने का शौकीन हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 20 डिशेस खाता हूं। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि ये 20 डिशेस हैं, मान लीजिए उस 20 में से एक भी ना हो, तो मैं क्या कहूंगा, भाई मुझे शेफ स्पेशल खिला दो, जो यहाँ का शेफ सबसे अच्छा बनाता हो वो मुझे खिला दो, क्योंकि मेरी पसंद की नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है कि सिनेमा में भी ये होना चाहिए एक हद तक, कि हमें ये चीजें पसंद हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपका क्या स्पेशल है। आप फिल्म मेकर हैं, आप एक क्राफ्ट को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो दिखाइए आप आपका शेफ स्पेशल। मुझे लगता है देश की जनता भी शेफ स्पेशल के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी रेसिपी लेके जाती है कि इन 20 में से कोई है तो खिला दो, बाकी तो हमें टेस्ट भी नहीं करनी, जानना ही नहीं है, क्योंकि हमें अपना संसार बढ़ाना नहीं है, हम उतने ही संसार में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो तब बहुत खुशी होगी कि जब 15 ब्लॉकबस्टर निकले जो मसालेदार हो, जो एकदम ऑडियंस की टेस्ट की हो, लेकिन हाँ 5 फिल्में वो भी हों जो हाँ मेकर्स ने एकदम अपने मन से बनाई हो, कि यार ये हम आपको देना चाहते हैं, और जनता हाँ। उसको भी देखे और अप्रिशिएट करे, या नहीं भी करे तो कम से कम देखे तो, और बताए कि यार इसको थोड़ा और ऐसे करते, या हम इसको भी देखेंगे, ठीक है उतना नहीं देखेंगे मगर देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसको इग्नोर ही कर दें। मतलब उसके लिए भी ऑडियंस आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा, तो तब मजा आएगा, तब लगेगा कि हाँ सिनेमा में कुछ हो रहा है। लेकिन अब तो रवि ये हो जी, रहा है, जो अलग तरह की फिल्म है वो भी नहीं, और जो बॉक्स ऑफिस का मसाला होता है वो भी नहीं, सभी गड़बड़ा गया है। रवि जी आप एक लेखक हैं, और जी। आपकी ये किताब भी मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी। आज तो हाँ मैं जी, आपसे एक सवाल बताइए पूछना सर। चाहता हूं कि इसमें जी। जो आपने कहानियां लिखी हैं, वो कहानियां आपने अपने मन से लिखी हैं? कहानियां आपके मन में विचार आया, आपको लगा, तो आपसे किसी बिल्कुल। ने आके कहा तो नहीं होगा ना कि अरे जरा एक ऐसी कहानी लिख देना? नहीं। तो ऐसा ही फिल्मकार है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है। अब कोई, हर कोई सड़क चलता क्यों नहीं फिल्मकार बन जाता? फिल्मकार बनने के लिए क्या चाहिए? आपको वो विजन हो कि मुझे कहानी कहनी है, ऐसे कहनी है, मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर दिखाना चाहता हूँ, ऐसा डायलॉग चाहता हूँ। तो अगर वो स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता है कि ठीक है इतनी मैं विवश हूं, अगर मेरी रोजी रोटी चलती है फिल्म बनाकर, तो मैं विवश होके वो बनाऊंगा जो जनता देखना चाहती है, लेकिन फिर मेरे अंदर का कलाकार तो मर गया ना। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल सही बात है। यही हो रहा है। फिर क्या होता है ना, फिर वो जो तर्क आता है कि नहीं ये तो प्योर बिजनेस है यार, तो फिर वो बिजनेस के हिसाब से फिर वही होता है कि ठीक है, अपना क्या वो देखो, जनता क्या बना देखना चाह रही तो वही आप बनाते हैं। और उसमें भी कई बार ये होता है कि जनता यही देखना चाहती के नाम पे आप अपने तरफ से उसमें फूहड़पन या गंदगी या चीजों को एकदम ओवर द टॉप ले जाना, वो सब भी डालते हैं। अच्छा, वो कहीं ना कहीं पसंद तो कर ही लिया जाता है क्योंकि उसके भी ऑडियंस मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे चीजें इस तरह से बिगड़ती जाती हैं, और वो बहुत हद तक अब बिगड़ चुकी हैं। हालांकि ये होता है कि जनता बीच बीच में झटके देती है, अरे यार बार बार वही ला रहे हो, तो फिर वो उससे ज्यादा मसालेदार लेके आते हैं। तो इस तरह से, जबकि
वही मैं कह रहा हूँ कि हमको हर तरह के सिनेमा की जरूरत है और ऑडियंस को हर तरह के सिनेमा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए साल में 5 फिल्में देखते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई किसी का बजट है मैं तो 5 फिल्में देखूंगा, तो ठीक है, हाँ आप अगर 4 फिल्में वो देखिए जो मसालेदार हैं, लेकिन हाँ कम से कम एक जो अच्छी फिल्म, अगर आप ऐसा लगता है मार्केट में उसकी रिपोर्ट होती है, या आप खुद भी मतलब दर्शक भी पढ़े लिखे होते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर किसी फिल्म की बात हो रही तो एक उस फिल्म को भी सपोर्ट देने चाहिए। ये करना पड़ेगा। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इसका कोई एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है कि सिनेमा हमारे लिए क्यों जरूरी है, सिनेमा हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है, सिनेमा का हमारे देश की संस्कृति में या इस समाज के योगदान में कोई विकास है कि नहीं है। हम तो बस ये मान के बैठे हैं ये तो एंटरटेन करेगा हमको और कुछ नहीं करेगा, और वो फिर एंटरटेनमेंट के नाम पे जो जो होता है वो हम देखते रहते देखिए, शिक्षा के नाम पे तो क्या ही बोला जाए, आजकल स्कूलों का क्या हाल है, कैसे वीडियो आ रहे हैं, और हमारी देश की जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में क्या क्या सिखाया और बताया है, उस पर तो खैर हम ना ही बोलें तो बेहतर है, क्योंकि उस पर बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन जब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो भी चलन में, आप अखबार उठाकर पढ़िए, देखिए अगर आपको जानना है कि क्या चल रहा है तो आप अखबार उठाकर पढ़िए, आप सोशल मीडिया देखिए कैसी फिल्में आ रही हैं, कैसी लोग किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लोग क्या साहित्य पढ़ रहे हैं, किस तरह की चीजें चल रही हैं, तो सब अंदाजा लग जाता है कि लोगों के मन में क्या है। ये बहुत डरावनी सिचुएशन है कि अगर इतना बड़ा सिनेमा का मार्केट और लोग एक ही तरह का सिनेमा अगर बार बार देखना चाहें, इसका मतलब ये है कि क्रिएटिवली आप बहुत ज्यादा आजाद नहीं हैं। आपको वही करना पड़ेगा अल्टीमेटली जो लोग देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो सच हो, झूठ हो या जो हो। तो सही बात है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी फिर मजबूर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में चाहे आमिर खान, चाहे सनी देओल, चाहे राजकुमार संतोषी ऐसी किसी भी फिल्म में हाथ डालने वाले हैं। वो एकदम तौबा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब अब इसके बाद सारी फिल्में माहौल देख के ही बनाई जाएगी कि क्या माहौल है, पहली बात। दूसरा, ये जो इस तरह की जो हैवी बजट फिल्में होती हैं उसमें भी फिर वो देखेंगे एक्शन हो, मारधाड़ हो, गाली गलौज हो जाए, या जिसमें अभी टॉक्सिक आ रही तो उसके बहुत सारे दृश्यों की चर्चा, फिर सिनेमा उसी तरफ जाएगा। अच्छा, उससे भी फिर शिकायतें होंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी लगातार लिमिट्स को तोड़ेगा और वो बराबर आगे बढ़ेगा। तो जो दर्शक कम से कम शिकायत करते हैं यार नहीं यार ये क्या है, तो कम से कम उनको ऐसी फिल्मों को देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं, अगर ये स्थिति है तो आगे कोई इस तरह से बहुत रिस्क लेगा कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर अगर कोई कहानी है तो उसको फिल्म बनाएगा। वो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब आमिर खान प्रोड्यूसर है, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर है, और सनी देओल जैसा चेहरा जो आज की तारीख में मतलब सबसे सेलेबल है आज की डेट में, आप देखिए तो वो अक्षय बिल्कुल कुमार से, अजय देवगन से, ऋतिक रोशन, खान तिकड़ी से ज्यादा सेलेबल है, उनकी भी फिल्म नहीं चल रही है। और देखिए हमारे मेरा यहाँ दर्शक लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है। मेरा कहना यह है कि सर आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज सेलेबल है, जो जनता ने पहले से मन में सोच लिया है उसे आप फिर से कहते हैं। वाह जी वाह, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये तो मैं कह रहा था, सोच रहा था, वही आपने कहा। तो अगर मेरे मन में जो चल रहा है आपने कह दिया तो आप बहुत गजब हो, और आपने अगर ऐसी कोई बात कही है जो मेरे मन में पहले से नहीं चल रही है, मैं उस पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं हूं, तो फिर आप तो बेकार हो। लोग ओपन नहीं है, खुल नहीं रहे लोग। हाँ, ये तो है, खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। सनी और देओल हिट होते, इसलिए अगर सनी देओल हिट होते तो बंटवारा भी चल जाते। सनी देओल हिट नहीं है, पर्टिकुलर आइडिया हिट है। हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गदर का आइडिया हिट है, वो सनी देओल हिट नहीं है। गदर का आइडिया हिट है, सनी देओल उसमें फिट बैठ गए। गदर का आइडिया अच्छा था जो पब्लिक के माहौल बिल्कुल। के हिसाब से था, और सनी देओल ने उसे अच्छे से निभा दिया, निभाया यहां भी अच्छे से है, लेकिन ये आइडिया पब्लिक बिल्कुल। के दिमाग में नहीं फिट हो रहा है। मुसीबत ये है। तो आपने ये कहा तो मुझे तो ये याद आया कि गोविंदा ने दावा किया था कि ये फिल्म मुझे ऑफर की थी अनिल शर्मा ने पहले। हालांकि अनिल शर्मा खंडन करते हैं इस बात का कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया सुना दिया था, उनको ऑफर नहीं की थी। लेकिन क्या कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को, बड़े एक्टर को आइडिया ऐसे ही सुना देता है? हाँ तो गोविंदा के भी कैरियर एकदम मुझे याद आ गया कि किस स्थिति में है।
वो थाईलैंड जाकर डांस कर रहे हैं वहां एक क्लब में। हम्म मुझे लगता है पैसे की मजबूरी है कहीं ना कहीं उनके सामने। समझ के बाहर है सर। बस समझ के बाहर है सबका चीजें। हाँ बिल्कुल सबका ठीक है, जीवन गोविंदा सुधरे, हम वहां तो क्यों यही नाच चाहेंगे। रहे। हाँ, नहीं ये समझ के बाहर है कि गोविंदा वहां जाके क्यों डांस कर रहे हैं और यहाँ सनी देओल की फिल्म क्यों चल रही है, और आवारापन 2 कैसे 3 दिन में 100 करोड़ के करीब वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है। तो ये सारी चीजें अब सोच समझ से बाहर निकल चुकी हैं। सर इसका सबका जवाब एक ही है। जैसे वो अकबर बीरबल का एक चुटकुला है ना, कि अकबर ने कहा कि एक लाइन ऐसी बताओ जो सब चीज का जवाब हो, दुखी आदमी सुखी हो जाए, सुखी आदमी दुखी हो जाए। तो उसने कहा कि हाँ। सदा ऐसा ना रहेगा। तो सुखी सुनेगा वो दुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। इसका जवाब ये कि अगर आप, जो पब्लिक पहले से सोचे बैठी है, जो न्यूज सही चैनल्स है। ने भर दिया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया है, जो हमारे दिमाग में हमको बिल्कुल। सुनने में अच्छा लगता है, अगर आप वो कह देते हैं तो फिर आप राजा हैं, आप ही हमारे राजा हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऊपर या नीचे नहीं है, यहाँ पर एक सोची समझी हुई एक चीज चल रही है कि साहब ये वाली बात आप बोलेंगे तो बढ़िया है, बाकी इसके अलावा हमें सुनना नहीं है। तो लोग ओपन नहीं है। मैं तो अब वेट कर रहा हूँ कि सनी देओल इस पर क्या बोलेंगे, इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस नतीजा आया है, या राजकुमार संतोषी क्या कहेंगे, या राजकुमार संतोषी अब इसके बाद क्या कोई फिल्म बना भी पाएंगे। क्योंकि पहले तो वो वैसे ही सीनियर कैटेगरी में आ चुके हैं कि भाई सीनियर डायरेक्टर है, और इस फिल्म की जो मेकिंग है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये थोड़ा सा पुराने स्कूल की मेकिंग मालूम पड़ती है। तो ऐसे समय में आमिर खान ने तो चलिए उन पे भरोसा कर लिया, क्या कोई नया प्रोड्यूसर या जो स्टूडियोज जो हैं, जो कि बेहद प्रोफेशनल हैं अपने काम में, और वो क्वालिटी से उनको कोई मतलब नहीं होता, जो सिर्फ बैलेंस शीट का हिसाब देखते हैं, क्या राजकुमार संतोषी अगली फिल्म बना पाएंगे इसके बाद? मुझे सबसे बड़ा डाउट ये लग रहा है। भले ही उन्होंने कहा कि भाई सनी देओल के साथ मेरी एक फिल्म की बात जो है वो हो चुकी है, एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसपे हम लोगों ने बात कर रखी है, अंदाज अपना अपना की तर्ज पर अदाएं अपनी अपनी फिल्म बनाने की भी बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोड्यूसर मिलेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सर हम बात नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि जो भी बोलेंगे वो अगर पहले से सोचा गया है, उससे सूट नहीं करेगा तो कोई उस चीज को मानेगा नहीं। और इससे बेहतर है कि आपने आज जो एक कहानी अच्छी पढ़ी है, आप मुझे बता रहे थे, आप उसका अच्छा, हाँ जिक्र हाँ। करें। और मैं वो किताब अनवील करूं जो आपकी सलाह पर मैंने मंगाई है, दर्शकों के सामने थोड़ी सी पढ़ें, कुछ हम कंस्ट्रक्टिव बात करें सर। नहीं नहीं, अभी भी हमने क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बात की है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ क्योंकि लोगों तो एक ही सुर का उन्होंने गाना सुनना है। तो जब आपको वैरायटी चाहिए ही नहीं, तो फिर संतोषी जी ने इतना अच्छा सिनेमा बनाया और वो प्ले बहुत अच्छा है। जब कहते हैं ना, देखिए, चाहे प्ले हो, थिएटर हो, फिल्म हो, जब सामने वैसा ऑडियंस होगा तब कला निखर के आती है। वरना परफॉर्मेंस चलती रहती है और सामने जो दर्शक बैठे हैं उनका दिमाग कहीं और है। बिल्कुल। नहीं लेकिन मुझको और आपको जो है, हमें तो अच्छे दर्शक मिलते हैं, रोज मिलते हैं और जुड़ते हैं, और उन्हीं की वजह से, जैसे पिछले कुछ दिनों से जब मैं सुबह लाइव करता हूँ दोपहर में, जी। तो मैं बाकायदा एक कविता के साथ में उस लाइव को खत्म करता हूँ। हाँ, मुझे कोशिश कई कर रहा लोगों हूँ ने कि उसको बताया, मैंने नियमित मैंने बनाऊं। मैंने देखा भी है वो लाइव आपका। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं, और मतलब उन्हीं का आइडिया था कि यार ऐसा करना चाहिए। नहीं, तो बहुत अच्छी आज एक, चीज है। हाँ, आज हाँ। एक किताब मैं पढ़ रहा था, ये मेरी बड़ी पसंद की किताब है। लंबे समय से मेरे पास में ये किताब है, मैं कभी-कभी पढ़ता रहता हूँ इसको। हाँ। हाँ। 2016 में खरीदी थी। जी भारत जी। की लोक कथाएँ। तो लोक कथाएँ जो हैं बड़ी मजेदार होती हैं, मतलब उसमें सीखने को भी होता है, कहानियाँ भी बड़ी अलग तरह की मिलती है। तो इसमें से आज जब मैं पढ़ रहा था, ये 22 भारतीय भाषाओं की चुनी हुई लोक कथाएँ हैं, एनबीटी ने छापी है। तो इसमें हम लोग अफ़वाहों की बात बहुत होती है ना आजकल, फेक न्यूज़, हाँ। अफ़वाह, और एक हाँ। चीज़ अक्सर कहने में आती है कि यार अफ़वाह को पंख लग गए। ये अक्सर कहा जाता है कि अरे इस अफ़वाह को पंख लग गए। हम लोग अखबारों में थे, लिखते थे, बोलने में भी आता है। तो इसमें कहानी बांग्ला लोक कथा मैंने पढ़ी, मुँह में बगुला। अब सोचिए, मुँह में बगुला, तो ये लोक कथा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पढ़ूँ, छोटी-सी कहानी है, कि प्लीज। कैसे मतलब अफ़वाहों के पंख होते हैं या उनको पंख लग जाते हैं। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
दर्शकों से भी कहता हूं सुनिए, बहुत मजेदार कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अ, एक पंडित कहीं जा रहा था कि उसे खांसी आई और उसने जमीन पर थूका। अपने कफ में सफेद पंख देखकर वह दंग रह गया। उसके कुछ समझ नहीं आया कि उसके कफ में पंख कहां से आया। वह चिंतित हो गया। ज्यों-ज्यों वह इस पर सोचता उसकी चिंता बढ़ती जाती। घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, एक बात ने मुझे परेशान कर रखा है, पर यह बात तुम किसी से कहोगी तो नहीं? मैं क्यों कहने लगी भला? किसी से नहीं कहूंगी, कसम से। तब पति ने उसे अपने कफ में सफेद पंख के बारे में बताया, पर पंडिताइन बात को पचा न सकी। उसका पेट फूलने लगा। पड़ोसन को देखते ही उसे कहना पड़ा, सुनो कैसी अजीब बात है, पर पहले तुम कसम खाओ किसी से कहोगी नहीं। मैंने पति से वादा किया है कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कसम से किसी से नहीं कहूंगी। इधर की बात उधर कहने की मेरी आदत नहीं है। हाँ, पक्की बात, किसी से तो नहीं ना? तुम्हें भरोसा नहीं है तो रहने दो। मैंने तुम्हारी कौन सी बात किसी से कही है, बोलो तो। पंडिताइन ने कहा, ठीक है बताती हूं। तुम तो मेरी खास सहेली हो। आज है ना, वो घर आ रहे थे तो जानती हो उनके कफ में क्या निकला? उनके कफ से बगुले के पंख निकले, बहुत सारे। राम जाने उन्हें क्या हो गया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? ऐसा हो जाता है और फिर ठीक भी हो जाता है। यह बात और किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। पर स्वयं पड़ोसन से न रहा गया। घर आते ही वह इधर उधर देखने लगी। यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। एक सहेली के दिखते ही उसने बात उगल दी। पहले वादा करो कि किसी से कहोगी नहीं। मैंने पंडिताइन को वचन दिया है कि उसका राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मालूम है आज क्या हुआ? पंडित को है ना, आज मैदान में खांसी आई तो उसके मुंह से पूरा बगुला निकला। मैं तो सोचती थी पंडित शाकाहारी होते हैं, पर देखो तो। सहेली को भरोसा नहीं हुआ। पूरा बगुला? बगुला तो काफी बड़ा होता है, खाया कैसे होगा? अजब आदमी है, पर मैं किसी से नहीं कहूंगी। पतियारा रखो। इसके कुछ ही देर बाद एक और पड़ोसन से सुना कि पंडित के मुंह से फड़फड़ाते हुए कई बगुले निकले। सांझ होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंडित के मुंह से झुंड के झुंड बगुले, सारस, क्रोंच और भी कई बड़े बड़े पखेरु निकलते हैं। आसपास के गांव में भी खबर फैल गई। जिसके पास बैलगाड़ियां थी उन्होंने बैलगाड़ियां जोती और जिनके पास नहीं थी वे पैदल ही पंडित के गांव की ओर यह विकट चमत्कार देखने के लिए चल पड़े। अफवाह यहां तक फैली कि सभी रंग और आकार के पक्षी, यहां तक कि दूर देशों के पक्षी भी पंडित के मुंह से निकल रहे हैं। झुंड के झुंड पक्षी निकलने से आकाश भर गया है, जिसके कारण अंधेरा छा गया है। बेचारा पंडित पागल होते होते बचा। वह भागकर एक पेड़ पर छुप गया और तब तक नीचे नहीं आया जब तक बात पुरानी नहीं पड़ गई और उसकी जगह दूसरी अफवाह नहीं फैल गई। मुझे बड़ा मतलब मजा आया। और ऐसा सच में होता है, मतलब ये तो कहानी है लेकिन ये ऐसा सच में होता है। वो तो बेचारा कि एक पंख निकला छोटा सा, उसके मुंह से कहां से निकला उसको पता नहीं। होते होते पूरा जो है, मुझे बड़ा मजा आया। ऐसी मैंने रैंडम निकाल ली कि चलो पढ़ता हूँ। इस किताब को कभी कभी निकाल लेता हूँ कि चलो एक छोटी सी कहानी इसमें से पढ़ लेते हैं, और एकदम से ये कहानी आई तो मैंने कहा ये बहुत मजेदार है। तो मैंने कहा चलिए आज शेयर करते हैं कविता। आज दिन में तो कोई लाइव किया नहीं था, मैंने कहा आप रात को आज शेयर करते हैं। दिन में जो दोपहर में जो साथी आते हैं उनको तो कविता सुनाते हैं। जी। तो ये है बुक। अब बताइए मैं आप, ये बुक की किताब बात हमने खोलता हूँ। आपने मुझे बताया था कुछ जी समय पहले कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, वो मैंने ऑर्डर की, तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सी किताब निकलती है। जी जी। आत्मजयी है ये, कुंवर नारायण जी की।
और हिंदी के प्रख्यात लेखक हुए हैं। और इसमें क्या है अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। काव्य संकलन है ये, आत्मजयी काव्य संकलन। तो इसको खोलने के बाद रवि जी आप बताइए इसमें से मैं कौन सा पढ़ूं, क्योंकि मैं तो पहली बार खोल रहा हूं और आपने कहा कि आपने पढ़ी ये हुई है। अगर कोई हाँ, खास ये बहुत बताना चाहे। ये पूरा एक खंड काव्य है। ये एक पूरी कविता है इस पूरी किताब में। जी जो हमारे पुराणों में यम नचिकेता प्रसंग आता है। जी। नचिकेता जो बालक था और जिसके हाँ पिता ने उसको गुस्से में कह दिया था कि जा तुझे यम को दिया, तो हाँ। वो सचमुच यमराज के द्वार पे पहुंच गया और 3 दिनों तक उनका इंतजार करता रहा, क्योंकि यम उस जी समय वहां थे नहीं, जी यमलोक में। और वो जी। दरवाजे पे इंतजार करता रहा कि यम आएंगे तो फिर मैं उनसे मिलूंगा और बताऊंगा पिताजी से क्या बात हुई थी और क्या उन्होंने कहा। तो जब वो लौट के आते हैं 3 दिन बाद, तो वो उनसे मिलता है और कहता है कि भाई मेरे पिता ने तो आपको दे दिया, कहा कि जा तुझे यम को दिया। उसके हाँ पीछे की एक बैक स्टोरी है, मैं दर्शकों से साथियों से कहूंगा कि पढ़ें वो थोड़ा सा, हालांकि शायद गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी, यम नचिकेता संवाद। अब वो छोटा सा बच्चा, यमराज कहते भाई तुम्हारी आयु नहीं हुई है, इस हाँ। यमलोक में तो तब आते हैं जब आयु पूरी हो जाती है, मैं आता हूं या मेरे दूत आते हैं, तुम्हारी आयु नहीं हुई है, तुम वापस जाओ। तो वो जाने से इनकार कर देता है। तो फिर यमराज उसको 3 वरदान मांगने को बोलते हैं। हाँ तो हाँ। फिर वो उनसे 3 सवाल करता है और उन सवाल, मतलब वो तत्व ज्ञान की और सब बातें जो हमारे शास्त्रों में है, तो वो 3 सवाल करता है उनसे और वो सारी चीज, तो उसी यम नचिकेता संवाद जो है बड़ा फेमस है। तो उसी को आधार बनाकर ये किताब जो है कुंवर नारायण जी ने लिखी है। बड़ी लंबी कविता है और बहुत प्यारी है, मतलब पढ़ेंगे बहुत मतलब मैंने मैं तो इसको मैं इसका एक हिस्सा काफी। पढ़ने जा रहा हूँ, नचिकेता का हाँ विषाद। ये पढ़ता हूं मैं, तो थोड़ा जी जी। दर्शकों हाँ को समझ में आएगा। हाँ। नचिकेता का विषाद। उस रात विचित्र स्वप्न देखा नचिकेता ने, कोई अजीब सा मंत्र जाप पूरा करके नवजात एक शिशु को समुद्र में फेंक दिया अज्ञानी किसी पिता ने। वह बालक बहता रहा आयु के सागर पर। सहसा उस शिशु को बोध हुआ, वह युवक भयानक प्रलय बाद तैरता अंधेरे तूफानी जल पर हताश। अक्षितिज खौलता सा रक्तिम सागर उजाड़। पांव में सागर बंधा हुआ, बाहों में लहरों के पहाड़। संघर्ष न जिसका आदि अंत, प्रारब्ध न जिसका आर पार। सहसा आशा की एक किरण, प्लावनकारी जल का आतंक फोड़ता सा बाहर निकला कुछ दूरी पर। छोटा सा द्वीप गरजती लहरों से लड़ता, तट पर दिखा नचिकेता को कोई टूटा फूटा मंदिर। अंदर प्रतिमा सी दिव्य, एक तारा जैसे अंधियारे में देता प्रकाश धीमा धीमा। पा नई शक्ति, नचिकेता बरबस बढ़ा उधर, लेकिन उससे भी तेजी से जल बढ़ता था। प्रतिमा से आती रही किंतु वह क्षीण किरण प्रतिक्षण मानो भय बीच विसंगत करुणा से रेखांकित करती हुई मरण। नीले जल पर कांपती रही उसकी लथपथ पीली छाया, पर उसी एक इंगित से मानो बंधा हुआ नचिकेता मंदिर के नीचे तक बह आया। सामने एक गूंगा प्रतीक, निर्वाक शिला, वह मूर्ति अचल, असमर्थ रहस्य चिन्ह केवल। नीचे पूर्ववत लहराता था प्रलयंकर जल। मैं एक छोटा हिस्सा ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दर्शक खुद खरीदें और पढ़ें। मैं मैं हमेशा चाहता हूं कि किताबों का संकलन, भले एक छोटा संकलन हो, हर किसी के पास होना चाहिए। और जैसे रवि जी जैसे लोग हैं जो बहुत पढ़ते रहते हैं, मैं इनसे पूछता रहता हूँ और क्या पढूं, तो बहुत सी किताबें हैं जो रवि जी के कहने पर मैंने ली भी हैं, पढ़ी भी हैं, और मेरा अनुभव अच्छा रहा है। आप लोग भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और समय समय पर हम जो भी पढ़ा करेंगे उसका कुछ हिस्सा हम आपके बीच लेकर आएंगे, ताकि एक ये ऐसी बातचीत भी आप लोगों के बीच में आती रहे। क्योंकि फिल्मी गॉसिप, फिल्मी खबरें, ये तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ तत्व ज्ञान की बातें हो तो अच्छा लगता है, पूर्णता का एहसास होता है। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत प्यारी किताब है और जिसमें कहा ना कि मैं मतलब क्योंकि लिटरेचर से एमए किया है हिंदी, तो बहुत सारी खास तौर पे पोएट्री से बड़ा प्यार रहा है और जो भी लिटरेचर पढ़ता है उसको कहानी, कविता, किस्से, जी इतिहास भी विषय रहा है।
कई चीजें जो है ना उसमें से आपको ऐसी होती कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती हैं। उसमें ये हाँ भी एक किताब है, बहुत प्यारी हाँ मतलब। और मैं तो अपने साथी दर्शकों से भी कहूँगा कि इस किताब को मँगाएँ और पढ़ें। उनको मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा कि अरे कितनी सुंदर कविता है ये। और जीवन की बातें हैं उसमें, मतलब जीवन के जो तत्व ज्ञान की बातें हैं और बड़े जी सरल शब्दों में। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत आध्यात्मिक, हमारे समय की जो समस्याएँ हैं, कवि वही तो करता है। मतलब हमारे समय की, हमारे जीवन की जो समस्याएँ हैं तात्कालिक, उनके भी जवाब आपको उन कविताओं में मिल जाते हैं। जी तो ये है, पढ़ें मतलब मैं तो ये कहूँगा। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे ही करके हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं कि हम कुछ हम अलग अपनी तरफ पढ़ें, से कुछ कोशिश अलग चर्चा करें। करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी एक 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 छोटी सी कहानी पढ़ी आज रवि जी ने, मैंने भी एक खंड काव्य का एक बहुत छोटा सा 2 पेज का हिस्सा पढ़ा। आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। और रवि जी, और बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप, या हम विदा लें अपने दर्शकों से? नहीं ठीक है, हम वही, अब देखिए जो फ़िल्म नहीं चली, अब अगली फ़िल्म जो बनी है वो टॉक्सिक है। हो सकता है उसकी चर्चा एकदम अलग लेवल पर और बहुत अलग तरह की हो, क्योंकि वो फ़िल्म बिल्कुल अलग है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। देखेंगे, बाकी तो रोज़मर्रा की जो खबरें रहेंगी, जो टॉपिक रहेंगे, हम उन पर बात करते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अच्छा लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं, बहुत जो है साथी सब लगातार आते हैं और रोज़ बात करते हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है हमारी बातचीत को और इम्पोर्टेंट बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट सभी दर्शकों को। चलिए, थैंक यू। ओके, ओके। गुड नाइट, सबको गुड नाइट।